प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल के हवाले से। दीगर मामलात पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में भी हमारी कोशिश होगी कि मुल्की हालात के हवाले से गुफ्तगू की जाए और इस वक्त ख़ास तौर पर जो मौशी सूरत हाल है इसके ऊपर बात की जाए। ब्रेक के दौरान बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, कोशिश करेंगे वो भी प्रोग्राम का हिस्सा उन्हें बनाया जाए। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, उनके साथ ये गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं दूसरे सेगमेंट में, मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं। इससे पहले भी प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते रहे हैं, मुख्तलिफ हवालों से उनसे बात होती है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अनवर भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है जिसके हवाले से प्रेडिक्ट किया जा रहा था, पेशगोई की जा रही थी कि ये मुश्किल मामलात होंगे, महंगाई जो है वो उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जाएगा। अब इससे ज़्यादा और मज़ीद क्या कहा जाए। एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी बसर करना इंतहाई मुश्किल है और दुश्वार गुजार है। आप क्या समझते हैं? एक सवाल जो आजकल किया जा रहा है कि ये जनरल इलेक्शन की तरफ अगर मामलात को वक्त से पहले ले जाते हैं तो क्या ऐसी सूरत में ये मामलात हल हो जाएंगे, जो कि तस्वीर तलब भी हैं, गौर तलब भी हैं और जिसके ऊपर इससे पहले भी बड़ी कोशिशें की गई लेकिन सूरत हाल काबू में नहीं आई है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा अपनी राय दीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुल्क के अंदर हमारी माशी जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, ये पिछले कई दहाइयों से ये चीज़ें चल रही हैं, मगर अभी इस स्टेज पे आके वो अपनी इंतहा को पहुंच चुके हैं। पहले हम उस चीज़ को कर्ज़ों के ज़रिए दबा लेते थे और कर्ज़ों की जो लेने की जो तरतीब थी और जो मकदार थी उसको कोई इतना, जो गवर्नमेंट मौजूद होती थी वो कोई इतना उस पर जोर नहीं देती कि हम इतना कर्जा क्यों लें और क्या, क्योंकि उनको पता होता था कि ये 5 साल की गवर्नमेंट है और बाद में अगली आने वाली गवर्नमेंट ने देना, हम हो या कोई भी हो। इसलिए कर्जा ले के तो आर्जी तौर पे जो ढाकिज़म के तौर पे उसको अपनी इकानमी को धक्का देते हैं और वो पता चल जाता है उसमें, क्योंकि इनको इतनी सिंसेरिटी से जितने भी हमारे वज़ीर ख़जाना और उनके साथ मालका लोग थे, इतनी सिंसेरिटी उनमें नहीं देखी। पिछले 30-35 साल से ये चल रहा है। अभी हुआ ये था कि जिस वक्त ये 2018 में हुकूमत आई थी इमरान खान साहब की, तो उसमें उन्होंने इस चीज़ पे ख़ास जोर दिया। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कर दिया या नहीं किया, वो पास हुए या फेल हुए, नहीं, मगर उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया बनिस्बत पिछली हुकूमतों के। उन्होंने चंद ऐसे सेक्टर थे जिस पे आके वो काम जो हो रहे थे उनको बताते रहे, क्योंकि इससे पिछली हुकूमतें जो थी वो किसी एक तरफ, कोई किसानों की तरफ लगा रहा, कोई सड़कों की तरफ लगा रहा, कोई इंडस्ट्री की तरफ लगा रहा। इन्होंने हर, नहीं कि काम तो हर तरफ होते रहे हर हुकूमत में, मगर एक होता है ना इंसान का खुसूसी तवज्जो जिसको कहते हैं, जिसको खास फोकस होता है, तो वो तो इनका हर तरफ फोकस रहा पिछले दिनों। तो अब देखने की बातें हैं कि काफ़ी चीज़ें बेहतर नज़र आ रही थी, मगर वो इसकी बेहतर होना तब पता चलता कि इनके 5 साल पूरे होते। और ये वाली जो स्टेज थी ये पीटीआई गवर्नमेंट के पास होती ना, फिर उनके भी पता चलता कि उनके कितने दाने थे। अब वो नज़र आ रहा था जैसे आखिरी स्टेज पे, मैं पहले भी कहता आया हूँ, मार्च में मैं और फरवरी में मैं ये कहता आया हूँ, दोनों महीनों में, मार्च में और फरवरी में, कि पेट्रोल 150 रुपये पे नहीं होना चाहिए। पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। तो उस वक़्त मेरे सुनने वाले, मेरे साथ बहस करने वाले, डिस्कशन करने वाले और मेरी वो मुखालफत करते थे। मैं कह रहा था कि उस वक़्त पेट्रोल अभी 170 पे, 175 पे होना चाहिए। मैं तजिया कर रहा था 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले का। आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफ़ा ये बात की कि 30 साल पहले जो इनकम थी और जो अखराजात थे कितने थे, उसके हिसाब से आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। पेट्रोल आपको 200 रुपये का मिलना चाहिए। फरवरी और मार्च में मैं 200 रुपये कहता था, मगर लोग नहीं मानते थे, कहते थे ये क्या बात है, क्योंकि चीज़ें इन्फ्लेशन तो होती है ना, उसकी एक परसेंटेज होती है, इन्फ्लेशन होती है। और अगर आपकी कमोडिटीज़ के अंदर आप 100 को या 1000 चीज़ों को भी सामने रखें तो उसमें से चंद चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो
या तो ज़्यादा बढ़ जाती हैं या ज़्यादा सस्ती रह जाती हैं। मगर वो चंद के ऊपर हम फोकस नहीं करें, हम सब के साथ फोकस करेंगे, तमाम दुनिया की हर चीज़ आलू टमाटर तक जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें होता यह है कि इनमें से मेन जो चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं आम इंसान को और उसकी कीमत पता होती है, वो होती है, एक होता है आपका ये पेट्रोल होता है, एक आपकी बिजली होती है, एक आपकी गैस होती है, या और चंद ऐसे जो सरकारी किस्म के आपके बिल आते हैं, उनके ऊपर आप बता सकते हैं कि हर आदमी बोल सकता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं हिडन होती हैं। अभी इस वक्त शायद आपको पता हो कि आलू किस तरह किलो है, तो मुझे शायद ना पता हो, शायद हम दोनों को पता हो तो कैमरा मैन को ना पता हो। तो इस तरह से वो चीज़ें हिडन होती हैं, मगर वो साथ 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 बढ़ती रहती हैं। मगर इसको कंट्रोल करना किसी एक शख्स का, किसी एक कम्युनिटी का हर फासला नहीं, इस पे ऊपर गवर्नेंस जो होती है, इसके ऊपर सही कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का कि किस तरह से इस इन्फ्लेशन को और बाकी जो इनकम है उसको बराबर करना, और कर्जे जो हम ले रहे हैं उसको किस तरह से सारी चीज़ों को आपस में फोकस करना, कहाँ पे टैक्स सही लगाने हैं, कहाँ पे टैक्स वसूल नहीं करने हैं, कहाँ पे सब्सिडी देनी है। ज़्यादा सब्सिडी भी टैक्सों में से दी जाएगी ना, तो कहाँ से टैक्स ज़्यादा वसूल हो सकते हैं, कहाँ पे सब्सिडी थोड़ी या ज़्यादा दी जा सकती है, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी जिस वक्त ये अप्रैल के महीने में रमज़ान के शुरू में ये मामला चले थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के, उस वक्त अच्छी तरह इन दोनों बड़ी पार्टियों को पता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये बात पता थी कि अगर हम आ गए तो ये हमारे साथ ये मामलात होंगे। और ये पीटीआई गवर्नमेंट को भी ये चीज़ मालूम थी कि अगर ये लोग आ गए तो इनके लिए ये मुश्किल होगा, इसलिए वो थोड़ा प्रेशर जो डेवलप किया और जो कर रहे हैं वो उसकी वजह भी यही है। मगर दूसरी ये बात है कि पीटीआई गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि हम चले जाएंगे ना, यानी कि एक होता है ना अलग होता है, जैसे इस गवर्नमेंट को पता है जो मर्जी हो जाए, हमने अगस्त 2023 में तो जाने ही जाना है, और इंटरिम गवर्नमेंट जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद इलेक्शन होने हैं 3 महीने के अंदर, तो ये इस गवर्नमेंट को ये बात तो पता है ना, ये नहीं कह सकते हम 5 साल रहेंगे, ठीक है, वो लादा बात है कि 2 महीने बाद जाती है, 6 महीने बाद जाती है, या बजट के बाद अभी शायद करते हैं, वो एक लादा बात है। तो ये जो उस गवर्नमेंट को आखिरी टाइम तक पता नहीं था कि हम चले जाएंगे, वो डबल माइंडेड थे। कुछ लोगों को पता होगा कि वाकई हम चले जाएंगे, कुछ लोगों को पता होगा कि नहीं हम जा ही नहीं सकते, हम तो किले ठोक के आए हुए हैं। तो वो गवर्नमेंट का जो निज़ाम चल रहा था ना, तो सबसे बड़ी गलती जहाँ से भी हुई है, जिसने भी की है, कुछ गवर्नमेंट को अपना टर्न्योर पूरा करने देते, शायद हमारे माशी हालात इतने बुरे न होते जितने आज हैं, क्योंकि ये डाकिज्म पे चल रहा है, वो खुद डाकिज्म पे चल रहा है। उनको पता है कि हमने अभी भी यही चल रहा है कि अभी पहले तो ये था कि ये जो मई गुजरा है, 28 मई, 22 मई, 25 मई, 26 मई कुछ हो जाएगा। अब ये है कि बजट एक मेजर आइटम है इनके पास। बजट इन्होंने 10 जून को पेश करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से जो होगी, शायद उसके बाद कोई इनके पास ऐसी बात हो कि जी हम जाते हैं। और अगर जितना ये गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट जितना रहेगी और ये ख़राब होगी, क्योंकि इसी तरह जिस वक्त पिछले 4 साल पिछली गवर्नमेंट के दौर में महंगाई बढ़ती रही ना, तो पहले उसके अपोजिशन वाले शोर मचाते तो आपका ख्याल ये है कि अगर ये इससे पहले जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर उसको उसकी मुद्दत मुलाजमत अगर पूरी करने दी जाती तो सूरत हाल ही अक्सर मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन मौशी, इस सूरत हाल का अगर जायज़ा लिए तो चलें, आपने अपनी राय का इज़हार किया, हम इस बात से किसी हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, ये बात सही है कि पाकिस्तान में कोई भी जमहूरी हुकूमत हो 5 साल अपने मुकम्मल करे और उसके बाद फिर उससे सवाल किया जाए आया उसकी कारकर्दगी कैसी है। यहाँ पर अलमिया ये रहा है कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं किसी भी दौर में आप उठा के देख लीजिए, मामलात को रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया गया, डे टू डे बेसिस पे, अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ना कि उनको मामलात को चलाया जा रहा था, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नज़र नहीं आई। कर्ज़े उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लिए गए, पिछली हुकूमत की रविश भी ऐसी रही और उन्होंने भी कर्ज़ों को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लिए। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में अब किसी भी पार्टी के, चाहे ये हक़ में हो या उसके ख़िलाफ़ हो, सवाल एक बुनियादी ये है कि ये सारी चीज़ें कैसे ठीक होंगी। अब ले दे के आपके पास ऑप्शन यही कुछ बचते हैं, यही चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको मौका दिया गया और कुछ पार्टीज़ को ज़्यादा मौका मिला, किसी को कम मिला।
सवाल ये है कि अगर यही सिस्टम रहा और जिसके ऊपर अभी तक लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इंतखाबात का मरहला सही तरह से मुकम्मल नहीं हुआ, वोटिंग सही नहीं हुई, राय शुमारी सही नहीं हुई है, यहाँ तो आबादी का शुमार अभी तक सही नहीं हुआ, तो ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये कैसे हल होंगे अगर इसकी बुनियाद ठीक नहीं होगी, अगर ये जो आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने लिए मुंतखब कर रखा है, जमहूरी निज़ाम होगा। सवाल सिर्फ ये है कि ये फिर मामलात सही कैसे होंगे, इसका जवाब दीजिए। ये देखें ना जी, अब हम इसको अगर हम क्रिकेट के साथ थोड़ा सा जोड़ते हैं, जोड़ दें गवर्नमेंट की जो आना और जाना है, ठीक है। आप एक मंजे से मंजा हुआ बैट्समैन, डॉन ब्रैडमैन जैसा बैट्समैन हो, गवास्कर जैसा बैट्समैन हो, जावेद मियां दाद जैसा बैट्समैन हो, वो जब आता है ना मैच खेलने, क्योंकि उस वक्त ये 20-20 और 10-10 और 6-6 ओवरों के मैच नहीं होते थे, वो जब आता था ना मैच खेलने तो वो टाइम लेता था। कुछ बालें खेलनी है, देखना है दाएं बाएं, फील्ड वाला नजर आया, सेट हुआ, चंद बाल्स चंद ओवर पे, और उसके बाद फिर उस जैसी शाटें नजर आती थी कि क्या क्या गेम खेली है। और अभी ये होता है कि ये T20 ज्यादातर चल रहा है, या T10 के वो जो चल रहे हैं ओवर के मैच, तो उसमें पहली गेंद से प्रेशर इतना होता है, उस पर प्रेशर होता है, तो मैंने जाना पहली गेंद पे छक्का मारना, उसमें वो आउट हो जाते हैं बड़े से बड़े मंजे हुए बैट्समैन। तो ये जो अभी आए हैं खेलने के लिए, नवाज शरीफ साहब, या नवाज शरीफ साहब की पूरी टीम जो आई है, उस मैच में ये आ गई है, और इनको सेट होने का टाइम, अच्छा तो सेट होने का टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतना शॉर्ट टर्म में चल रहे हैं। जिस वक्त ये कानून बने थे और यह बनते हैं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वो 4 साल की होगी या 5 साल की होगी या 6 साल की होगी, कुछ सोच समझ के बनते हैं, वरना ये तो नहीं ना साल बाद आते रहे ना, आते रहे जाते रहे, मामला चल रहे हैं, तो वो उनको सेट होने में चीज़ों में 90 दिन और साल वो रखा हुआ है, वो भी एक, तो वो होता है, चलता है। तो अभी जो इनको सेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और अभी हमें देखना है कि इसके लिए वो लोग जो बैटर करते हैं इनकी गवर्नेंस को देखने के लिए, या वो लोग कौन हो सकते हैं, अवाम हो सकती है, तो वो लोग इनको देखें और इनकी परफॉर्मेंस को देखें कि ये पाकिस्तान जो, अगर अल्लाह ना करे कि हम लोगों से सुनते आ रहे हैं कि ये दिवालिया होने वाला है और उस तरफ जा रहा है दिवालिया होने की तरफ, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी स्टेज आए, उससे पहले इसको संभाल लिया जाए, जिस तरह से मर्जी संभाल लिया जाए। उसको संभालने का तरीका जो मैं समझता हूँ ना, वो मिल बैठ के बात करने से है, और मिल बैठ के बात करने के तमाम बड़े थिंक टैंक्स जो हमारे तमाम बड़े हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको मिल बैठ के बात करनी है, और जो भी बीच में किसी ने आके तस्फिया करना है, वो हो सकते हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं, और वो जो भी हैं वो आके बैठ में इसका तस्फिया करें, ठीक है भाई, मिल बैठ के मुल्क को आगे चलाना है, ये साल 2 साल चल रहे हैं ना, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, बेशक अपने टाइम पे होते हैं, बेशक। बड़ी अच्छी और बड़ी बैलेंस बात है, मैं इसको बिल्कुल हक में हूँ जो आपने कहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है ना कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं क्या इतनी मैच्योर हैं? यहाँ तो कई एक जमातें ऐसी हैं जिनको 30-30 साल हो गए हमारे से वजूद में आए, लेकिन अभी तक उनके बयानात से, उनके लीडरान की बातों से लगता नहीं है कि किसी भी किस्म की पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनके पास है। ये जो कंसेंसस की बात आपने की है, मुफाहमत की जो बात की है, आपने मिल बैठ कर बात करना, तो महज़ब माशरों के लिए छोड़ दीजिए, वहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ तो अलमिया ये है कि जिस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, मैं बच्चों को देखता हूँ सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनकी तरबियत उनके लीडरों ने ही की है, जो उनके सियासी रहनुमाएँ वही उनकी तरबियत कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि एक दूसरे के लिए, और अब तो आम कौमी इदारों तक को नहीं बख्शा जा रहा उनके ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है। इनसे उम्मीद रखी जाएगी ये बैठ कर ये मुल्क की बेहतरी के लिए किसी नतीजे तक पहुँचे। मिसाल के तौर पर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हुई कि एक ऐसा दस्तावेज़ साइन किया जाए जिसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, मिल बैठ कर ये आज फैसला करें कि अगर कर्ज़ों से हमारे मुल्क की मईशत नहीं संभली तो हमें इसका मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना होगा। एक ऐसी प्लानिंग हमें वज़ा करनी होगी, एक ऐसी हिकमत अमली वज़ा करनी होगी जिससे 20-30 साल या कम से कम 25 साल के लिए हमारे पास एक समत होगी जिसमें हमें चलना है, जिसमें हमारी मौशी तरक्की होती हुई नज़र आएगी। इसके ऊपर कंसेंसस हो सकता है। ये इतने पॉलिटिकली मैच्योर लोग हैं,
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सारी पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं। आपको लगता है इनको देख के कि ये इस नतीजे तक पाकिस्तान को ले जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं? ये ज़रा फरमाइए ना। ये असल में इसके लिए ना कैंपेन की ज़रूरत है। एक ऐसी कैंपेन हो जो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थ्रू प्रिंट मीडिया ये हो। ये किसी तरह ये जब तक ये कैंपेन नहीं चलेगी, इसमें जो वही मैं कह रहा हूँ ना, जो स्टेक होल्डर जो कहते हैं लोग कि ये लोग स्टेक होल्डर, उनको चाहिए कि इनको बैठा लें, ठीक है, इनको इकट्ठा बैठा लें और ज़बरदस्ती बैठा लें। अगर वो जो इतना कर सकते हैं, वाकई वो ज़बरदस्ती बैठा सकते हैं इनको बैठा के, तो इनको आपस में कह दें कि भाई तुम वो बात मत करो। मिसाल के तौर पे शौकत तरीन साहब या हफीज़ शेख साहब के पास ऐसे ऐसे अच्छे आइडियाज़ हैं, तो वो उनसे ले लें। और ठीक है, अगर आपने एक चोर डाकू से, सागडार से नहीं लेना, मगर उनके पास भी कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छे आइडियाज़ होंगे। ठीक है। अच्छा, आपको अनवर भाई यहाँ रोकूंगा। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं एक और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और बड़ा ज़बरदस्त तबसरा और तज्ज़िया करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा इस गुफ्तगू में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, जारी सूरत हाल आपके सामने। कुछ देर पहले मैंने एक सवाल अपने मेहमान की खिदमत में रखा था, आपसे भी मैं वही गुजारिश करूंगा, ज़रा इसका जवाब दीजिए कि ये क्या पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं इतनी मिच्योर हैं कि मईशत के ऊपर बैठ के, चलें मईशत को छोड़ भी दीजिए, अगर किसी भी मामले के ऊपर ये फहमो फरासत से काम लें और सर जोड़कर बैठकर किसी नतीजे तक पहुंच जाएं, क्या ये मुमकिन हो सकेगा आपके ख्याल में? आप ज़रा फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हमें सोचना चाहिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान की माशियत मजबूत होगी तो हमारी पॉलिटिक्स मजबूत होगी। ऐसा ही। जब तक हम पाकिस्तान की माशियत को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत नहीं कर सकते। ठीक, एक ये बात। दूसरी, जी डॉक्टर साहब की लाइन मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गई है और अच्छा चलें, दोबारा से आप रब्ता कीजिए। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। जी अनवर भाई, मैं चाहूँगा गुफ्तगू जारी। तो ये आपस में ये लोग जब बैठेंगे, तो अब जैसे शौकत तरीन साहब के बार बार ये बयानात आ रहे हैं, और साथ में कुछ और पॉलिटिकल लीडर जैसे असद उमर साहब हैं या असद कैसर साहब हैं या और एक दो लीडर हैं, और वसीम शहजाद साहब जो अपोजिशन के अभी सेनेटर में अपोजिशन लीडर हैं पीटीआई के, इनके ये बयानात आ रहे हैं कि हमारे पास ये प्लान थे, ये प्लान थे। अब मसला ये है कि ये वाले सारे के सारे प्लान जो उनके पास उनके दिलों में या उनके पास लिखे हुए हैं, वो अब इस वक्त की गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है, और गवर्नमेंट भी कामयाब हो जाती है, और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम भी कामयाब हो जाती है। तो वही तो मैंने आपसे अर्ज किया। अगर ये अवाम के खैर ख्वाह होते, मौजूदा हुकूमत या पिछली हुकूमत, अगर ये अवाम के खैर ख्वाह होते तो ये प्लान आपस में शेयर करते और बैठ जाते, कहते ठीक है हम आते हैं यार, ये तो कर लो ना, ये हमने फलां डैम के लिए फलां इसके अंदर ये पानी रखा हुआ था, आपको पता नहीं है, ये खोल दो ना नलका, देख लो, ये नलका खोलोगे तो इसमें से इतना पानी आ जाएगा, आपको ये मसला हो जाएगा। ये नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक ये खुद आ ना जाएंगे। ये अगर नहीं आते 10 साल 20 साल तो ये नहीं करेंगे, और इनको मैं ब्लेम पीटीआई को नहीं कर रहा, सेम सब जगह ऐसे ही है। और इस वक्त सबसे बड़ी जो दुख की बात है, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाशा देख रही है, वो पूरे मुल्क का तमाशा देख रही है। जरदारी साहब, मैं पहले हमेशा कहता आया हूँ, जरदारी साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, इनको अपना पूरा किरदार अदा करना लिए, पाकिस्तान की अवाम को इस भंवर से निकालने के लिए जरदारी साहब को अपना किरदार अदा करना। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, देखें चले आप जो भी उनको कहते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ, ये सियासत, ये जितनी भी मफाहमत है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा आपकी कारकर्दगी से। अगर वो इस वक्त खामोश भी हैं तो हमें, आपको और पाकिस्तान की आवाम को तो पता है कि एक सूबे में उनकी हुकूमत है और 14 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। ये तो अभी जब पूरा ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ये मास्क खुलेगा ना, जिसके लिए वो शायद वो भी अभी एंटिसिपेट नहीं कर रहा। अभी मीडिया पे और सब पे ये जिम्मेदारी है कि वो सवाल करेंगे कि जो सिंध के अंदर जो कुछ होता आया है,
जो तबाही जो फेरी गई है, इसके ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो इलेक्शन में जाने से पहले वो चीज़ें हम खोल कर रखेंगे आवाम के सामने, और आवाम के सब ये चीज़ें सामने हैं, तो उससे तो नहीं बचा जा सकता ना। अगर आप खामोशी इस वक्त इख्तियार कर भी लें, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। एक सूबे के अंदर 14 साल आपने हुकूमत की, ऐसा है या नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ ना कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमें वोट लेना है, वोट मिलते हैं इन चीज़ों से कि उन्होंने फलां पार्टी ने या फलां लीडर ने काम किए हैं, बेहतर काम किए, हमें वोट देने चाहिए। मगर ज़्यादातर वोट इस तरह से नहीं मिलते। ज़्यादातर वोट पहले से उन पे ठप्पे लगे होते हैं। मेरे कहने का मतलब कुछ और है कि दिलों पे ठप्पे लगे, दिलों पे ठप्पे लगे कि ये वाला पक्का पक्का वोट है। मुझे नहीं पता वो मलिक साहब, जो मलिक से मुराद के जो चेयरमैन साहब बड़े हैं, इलाके के बड़े हैं, वडेरे हैं, मलिक हैं, चौधरी हैं, जो मर्जी कह लो, उन्होंने जिसका कहना है गांव के, क्योंकि 80% पॉपुलेशन हमारी दही है देहात में, तो उस पे जब हमारे गांव के टाउन के बड़े ने जिधर कहना है तो उसको वोट देने हैं। घर के जब सरबराह ने, हस्बैंड जो होता है, जो बाप होता है, उसने कहना है कि भाई हमारे 10 वोट हैं, 8 वोट हैं, 11 वोट हैं, 5 वोट हैं, ये सारे के सारे वोट वहीं जाएंगे जहाँ पे वो घर का सरबराह कहेगा। फिर मल्ले का जो सरबराह होगा वो कहेगा उधर वोट जाएंगे। इसमें आपके कानों में आके एक एक बंदा पीटीआई का कहेगा जी आपके गांव में हमने एक सड़क बनाई है तो लिहाजा वोट अभी पीटीआई को आप दोगे, कहते हैं उस वक्त तो कह लेंगे ठीक है, मगर बाद में उन्होंने कहना कि जी ये तो नून लीग दा गढ़ है, हमने तो वोट आखिर टाइम पे उन्होंने नून लीग को डालना है। तो वोटें आप इन चीज़ों से, इस चीज़ के ऊपर हमारी कौम, क्योंकि इसकी मसला ये है कि हमारे पास शऊर उतना नहीं है, शऊर बहुत है, मगर उस लेवल वहाँ जाके खत्म हो जाता है। उस लेवल का शऊर नहीं है हमारे पास कि हम सोच सकें कि हम वोट किस पार्टी को दें। क्योंकि पार्टी का, क्योंकि किसी एक शख्स के ऊपर वो चीज़ होती नहीं है। मगर फिर अब जब दूसरी जगह पे जब आप जाते हैं तो पार्टी की जब बात करते हैं तो पार्टी ने किसी एक नोटोरियस शख्स को टिकट दे दिया है ना, वो उसके ऊपर जितने मर्जी मुकदमात हैं, उसने बेशक मॉडल टाउन में उसने तबाहियां मचाई हों, पार्टी की तरफ से उधर उस बंदे को खड़ा कर देंगे तो पार्टी को वोट जाएगा, उस बंदे को ऑटोमेटिकली वोट चला जाएगा। तो किसी भी शख्स की अपनी कारकर्दगी, उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो नहीं देखी जाती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अनवर भाई, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी मुल्क की सियासी सूरत हाल और मौशी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते भी हैं, तो कुछ बात कर रहे थे इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से। अनवर भाई ये फरमाइए कि ये अभी आपने बड़ा अच्छा इसके ऊपर तबसरा किया, मामलात को चलते रहना चाहिए और चलने देना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये फिर वही सियासी जमातें बैठ कर ये एक जो छोटा सा एक फ़ायदा अपना होता है उसके लिए, मुख्तसर वक्त के लिए होता है, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। उसको तरजीह देते हैं, मुल्की मफाद को पसे पुष्ट डालते हैं और उसके बाद जो कुछ होता है आपके सामने। किसी मामले के ऊपर भी मासरत के साथ सारी सियासी जमातें शामिल हैं। इसमें जो बड़े बड़े खिलाड़ी अपने आप को कहते हैं ना, जो सियासत का बड़ा गुर जानते हैं, वो सियासत सिर्फ जोड़ तोड़ की हद तक है। सियासतदान वो होता है जो मामलात को बनाना भी जानता हो और साथ साथ मुल्क के मामलात भी चलाना जानता हो। मज़ा तो तब है जैसे भी आपने एक साहब के बारे में बताया कि जी बादशाह खिलाड़ी हैं, ये वो सब है, वो सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ की हद तक है। बात तो तब है मुल्क को चला कर दिखाएं, जहाँ बैठे हैं वहाँ पता चले कि हाँ जी मुल्क को चलाने के लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, तब तो बात है। लोगों को इधर आगे पीछे कर देना, नंबर्स को चेंज कर देना, सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील करा देना, ये अगर सियासत है तो ये तो सिर्फ अपने आप को दवाम बख्शने के लिए, अपने उसको मजबूत करने के लिए। अच्छा अनवर भाई, गुफ्तगू जारी रहेगी। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब जो हैं वो लाइन पर आ चुके हैं, उनको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 डॉक्टर साहब सॉरी, लाइन कट गई ना। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जारी रखा जाए। सवाल आपसे फिर वही है कि जो सियासी सूरत हाल है, अब जिम्मेदारी आप किसी के ऊपर भी आयद कर दें, लेकिन बात यह है कि कोई भी सियासी जमात इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि डिलीवर कर सके, और ऐसा क्यों है ये समझना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए।
हाँ, उसकी वजह यासर ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इनके पास बंदे नहीं है, ठीक है, एक चीज। और मैं बारहा आपके प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुका हूँ कि इनके पास रेलिवेंट पोजीशन के लिए भी लोग नहीं है कि जो आके काम करें या उनका किस तरह का एक्सपीरियंस हो। तो हम उनको फील्ड देते हैं कि ठीक है, कोई बंदा एनर्जी में एक्सपर्ट है या उसने एनर्जी सेक्टर में बहुत ज्यादा काम किया, तो ठीक है, उसके एक्सपर्टीज से फायदा लेना चाहिए। या कोई बंदा फाइनेंस में उसने बहुत अच्छा काम किया है या फाइनेंस में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी एक्सपर्टीज से फायदा लिया जाए, ऐसा है नहीं। आप अगर थोड़ा यूके को या यूएसए को देखें तो मुझे अच्छा वाला याद है, उनके वजीर खारजा थे जैक्सन ट्राप, कुंडालीजा राइस का नाम आपने सुना। ये दोनों लोग जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर, पोल साइंस के अंदर ये एक्सपर्ट थे अपने फील्ड। बिल्कुल, आपने सही कहा। बुक्स लिखी थी इन्होंने रिसर्च की, सारा कुछ किया। मुझे ये बताइए कि हमारे मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं ये कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, या हमारे जो शौकत तरीन साहब हैं वो कितने बड़े एक्सपर्ट थे। एक बैंक चलाना और एक मुल्क चलाना दो डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल, आपने एक फैक्ट्री चलाना और मुल्क चलाना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ऐसा ही। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ सियासत के ऊपर स्टडीज होनी चाहिए जी। इस मुल्क के अंदर एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहां सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर की बात हो या वेलफेयर स्टडीज पढ़ाई जाएं। और एक इस मुल्क के अंदर यूनिवर्सिटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो होनी चाहिए कि जहां लॉयल्टी पढ़ाई जाए। ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, ये पॉलिटिकल लोग जो हैं, इनको पता चले कि वफादारी जो होती है मुल्क के साथ वो क्या होती है, लोगों की फलाह बहबूद है वो क्या होती है, और सियासत क्या होती है। मैंने कि आप ये बुलंदोपांग दावे करें कि मेरे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, मेरे जैसा बंदा घबरा गया, यार ये 200 इकोनॉमिस्ट इन्होंने कहाँ से इकट्ठे कर ली। बाद में आपने देखा है वो 200 इकोनॉमिस्ट का रिजल्ट आपके सामने है पिछले 4.5 साल, ठीक है जी। उसके बाद आप ये देखें, ये मुल्क जरी था, मिल मिलाप हमने तजर्बे कर करके पिछले 75 साल से हम एक्सपेरिमेंट करते रहे, आज इस मुल्क को हमने इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना दिया है। उसके बाद आप देखें हमारी एक्सपोर्ट वो कहां तक पहुंची हुई है। आप ये देखें कि आप एक दिन पहले ये बात करते हैं कि जो पिछली कीमतें जो तेल की हैं उनको उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ठीक 8 घंटों बाद अब और 30 रुपए जो तेल की कीमत बढ़ा देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इन लोगों को अपनी जुबान जो है, जो इनकी अपनी जुबान से अल्फाज निकले हुए हैं, इनको उसका भी पास रखना नहीं आ रहा। तो अब हम कल को अगर कोई बात हमसे करेंगे, चलो जी हम अवाम के लिए ये मनसूबा शुरू कर रहे हैं, तो अवाम कितना इनकी बात के ऊपर अमल करेगी या इनकी बात को मानेगी। तो मेरे अपने जाती ख्याल में इन्होंने खुद जो है अपने आप को अवाम की नजरों में मजाक बनाया है, और ये मजाक जो है अवाम बेचारे महंगी जिंदगी की काम में फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। फिर डॉक्टर साहब अब ये बताइएगा ना कि ये तो चलें इस सूरत हाल से जैसे तैसे निकल ही आएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अगर आपके पास कोई हतमी प्लान या स्ट्रेटजी नहीं होगी, मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि यहाँ तो इतनी फहमो फरासत नहीं है न लोगों में, न सियासी जमातों में, न उनके लीडरान में कि कोई ऐसा प्लान मुरतब करें जो जाके मुल्क की मौशी हालात को बेहतर करे और मुस्तहकम रखे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ कब नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ तो बात इल्ज़ामात तक, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने तक, यहाँ तक महदूद होकर रह जाती है। और सियासी और ये जो मौशी हिकमत अमली है, ये ऐसी नज़र आई है गुज़िश्ता अदवार में भी कि कर्ज़े उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े ले लिए गए। क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क इसका मुतामिल हो सकता है, या मजीद आगे जिस तरह के मौशी चैलेंजेस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे इशूज सर उठा रहे हैं, जिसका भी यहाँ पर तस्करा आपने चंद एक का तो किया है, फूड सिक्योरिटी का मसला है और दीगर मसाइल हैं, तो कैसे फिर मामला हल होंगे, ये तो ज़रा बताएं। जी देखें, उसके लिए पहले भी अर्ज किया था मैंने आपके प्रोग्राम में कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान की जरूरत है। जैसे अभी एक दोस्त जो हमारे प्रोग्राम बैठे हैं वो उसकी बात करें स्टेक होल्डर्स की, इस पॉइंट के ऊपर सारे स्टेक होल्डर्स को, उनका नाम बताने की जरूरत नहीं, वो आपको भी पता है, मुझे पता है, आपको पता है, स्टेक होल्डर्स को भी पता है। वो सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठ के एटलीस्ट अभी जैसे देखें ये जो 11 जमातों का इत्तेहाद हुआ है पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ, ये भी तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ जो कह लेंगे बैठे हुए हैं ना, कोई ना कोई ऐसा नुक्ता है इनका कि जिसके ऊपर ये सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो क्या ये सारे स्टेक होल्डर इस बात के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते कि भाई जो इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ना, जो भी हमें 20 सालों के लिए 30 सालों के लिए हमने इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी गवर्नमेंट हो उस प्लान को नहीं छेड़ना। जो हमारे टारगेट्स होंगे वही गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट हो, लेट्स से मैं हूं, आप हैं, या कोई तीसरी गवर्नमेंट है या कोई चौथी गवर्नमेंट है, जो हमने 20 साल प्लान के अंदर चीजें टारगेट सेट कर दी हैं उसको नहीं छेड़ना, उसको बल्कि हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गवर्नमेंट आती है, वो कोई डेवलपमेंटल प्लान या कोई
इस तरह के इकोनॉमिक प्लान शुरू करते हैं, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो सारा पिछले का सारा उसको क्लोज कर देते हैं। भाई वो जो बातें जो प्लान शुरू किए हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वो पैसे लगे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और आप कौन होते हैं कि पिछला जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको हमने बंद किया, आप दोबारा वही चीज है वो आप शुरू करने जा रहे हैं। तो असल में जो आप बात कर रहे हैं कर्जे, वो हमारा जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो पिछले 75 सालों में इस तरह से जाया हुआ है। मैं इसको मैं एक्सपेरिमेंट कह रहा हूँ। तो आप जब ये चीज एक बना लेंगे तो ठीक है जी, ये 25 साल का प्लान है, ये पाकिस्तान के टारगेट्स हैं, इन 25 सालों में 4 गवर्नमेंट्स आती हैं, 5 गवर्नमेंट्स आती हैं, इन टारगेट्स के ऊपर हमने फोकस करना है। हमने ये फोकस नहीं करना कि हमारी अपनी जो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स है उसको हम देखें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसके लिए इन तमाम चीज़ों पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत होगी, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना कि अब आपके पास ऐसे तजुर्बाकार लोग हों, जिसकी अभी आपने कुछ देर पहले बात की है, और ये इस मुख्तसर वक्त में आ नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है ना कि उसके लिए अब दो तरह की सोच यहाँ पर है। एक सोच ये कहती है कि जनाब इन्हीं के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए और ये गिरते पड़ते संभल जाएंगे और आगे जाके मामलात को चला लेंगे, या फिर हंगामी बुनियादों पे ये किया जाता है कि जो शख्स ये काम जानता है उसको बुला लिया जाए, जो कि पिछले दौर में कोशिश भी हुई कि बाहर से कुछ ऐसे लोगों को बुलाया गया जिन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी जिनकी रही है। सानिया नश्तर जैसे एक दो लोग और थे, चंद एक नाम है, ज़्यादा तो हमारे पास नहीं है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए ना कि इस वक्त फिल वक्त क्या किया जाए अगर सूरत हाल को काबू करना है। तो क्या आपको लोग बुलवाने पड़ेंगे जो एक्सपर्ट हों, जो मामलात को समझते हों, जो टेक्नोक्रेट्स हों, उसके ज़रिए आपके मामला चलाए जाएँ? फिर जी बिल्कुल, इसमें मेरे ख्याल में जो शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर देखना, प्लान दो तरह का होता है। एक आपका लॉन्ग टर्म प्लान है जिसको हम 30 से 25 साल, एक अब शॉर्ट टर्म होता है जो एनुअल बेसिस के ऊपर या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद चीजों को हम अपने टारगेट्स को रिवाइज करते हैं। उसे मैं समझता बेहतरीन तरीकेकार ये है कि जो बहुत अच्छे प्रोफेसर, अच्छे पढ़े लिखे लोग जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर काम कर रहे हैं, आप मेरे ख्याल में उनको इंसेंटिव देके उनको पाकिस्तान वापस बुला सकते हो। हर बंदा जो है अपने मुल्क के लिए काम करना चाहता है। इशू हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हम बंदे इंपोर्ट भी करते हैं, उनको काम पे भी लगाते हैं, लेकिन उनको हम कॉन्फिडेंस नहीं देते। जब तक आप किसी बंदे को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, उसको पूरी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपनी स्किल्स को जिस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए करता है। होता यह है कि आप उसको 2-3 साल, अब देखें मसला ये होता है कि ये इकोनॉमिक सिचुएशन या इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो 2-4-6 दिन के अंदर उनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब मसला ये हो रहा है कि जब हम बंदा जो है वो आपकी इकोनॉमी को समझ पाता है और काम करने की शुरू करता है, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ऐसा ही तो ये भी चीजें थोड़ी सी बंद होनी चाहिए आपकी। मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी बुरी सिचुएशन में है। आज तो हम महंगाई के फॉर्म में देखें, हम वाकई बुरी सिचुएशन में है। देखो मुल्क जो है वो क्राइसिस में भी जाते हैं, मुल्क क्राइसिस से भी निकलते हैं। आपके सामने का ये एशियन टाइगर जो बने, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, जो अब बड़ी बड़ी बिगर इकोनॉमीज हैं, ये कोई ज्यादा बात नहीं। ये 96 में ये क्राइसिस में गए थे और उसके बाद देखें महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को कैसे निकाला। 25 साल का प्लान था, 16 साल बाद ही उनको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे। 20 साल का प्लान था चाइना का, जो 20 साल प्लान के अंदर उन्होंने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। आज चाइना जो वो सुपर पावर है, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें इस प्राइम में रह के सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में बन दिया। अनवर साहब फरमाइए कि जब डॉक्टर साहब ने जिन चीज़ों की निशानदेही की है, अब पाकिस्तान में बड़ा अजीब सा लगता है ये बात कहना। लोग समझते हैं अगर हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें टेक्नोक्रेट्स को ला कर उनके ज़रिए सिस्टम चलाया जाए, इससे मसला हल हो जाएगा, वो शॉर्ट टर्म में तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर तैयार नहीं है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि ले तो आते हैं, लाए भी, लेकिन अगर काम करने नहीं दिया जाएगा, जो आपको पता है ना हमारे सिस्टम के अंदर तो अच्छा भला बंदा अगर आप ला के फिट कर दें वो भी किसी काम का नहीं रहता। कैसे मसला लो, ये बताएं। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ, मगर मुझे डॉक्टर साहब की बात से एक बात याद आ गई। जी जी सर। कि 95, 94 या 96 इन तीनों सालों में से किसी वक्त की बात है, आज से 26, 27 या 28 साल पहले की बात होगी। तो हमने देखा सुना कि मलेशिया में लोग ऐसे करते होते थे 2020। अच्छा, उस वक्त 2020 क्रिकेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो ये 2020, फिर मैंने किसी से पूछा ये 2020 क्यों करते हैं, तो पता चला कि इन्होंने कहा है कि हम अपने आप को 2020 में सन 2020 में हमने अपने आप को यहाँ पहुँचा देना, टॉप पे पहुँचा देना। तो वो मैं सोच रहा था कि 25 साल आगे की बात कर रहे हैं, 26 साल आगे की बात कर रहे हैं, मगर वो हो गया और शायद वक्त से पहले हो गया। तो हमारे यहाँ अगर आज भी ये हम 2040 करना शुरू कर देंगे, मगर शाम का नहीं पता। ऐसा ही हमारे अंदर हमारे ये जो गवर्नमेंट्स का
फिर जैसे ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग है, आज शौकत तरीन साहब हैं, शाम को हफीज़ शेख साहब होंगे, सुबह को मफ्ता इसमाइल साहब होंगे, फिर इनको गुलाम अपना सागडार साहब होंगे। तो पता भी नहीं चलता ना हमारा वज़ीर ख़जाना कौन होगा। अभी थोड़ी देर बाद पता चला जी काबीना में चेंज होगी। फिर तो ये ढाकिज़म जो चल रहा है ना ये वाला, तो इसके लिए दूसरी बात ये थी कि जो आपका सवाल था उसकी तरफ आए तो हमें सबसे पहले एक चीज़ हम ये नहीं देखते कि द राइट मैन और राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बिल्कुल नहीं। जो राइट जॉब के लिए होगा तो उसके लिए पहले उस बंदे की अपनी जो एजुकेशन है ना, मैं कोई मैट्रिक FA BA की बात नहीं कर रहा, वो एजुकेशन जो वो अपने उस शोबे के अंदर इम्प्लीमेंट कर भी सकता है ना। किसी शख्स को ये पता भी है, किसी ऐसे MNA को क्या पता है कि सड़क बनती कैसे है, सड़क का क्या उसके अंदर क्या जिसको इंग्रेडिएंट कहते हैं या चीज़ें कहते हैं वो कैसे डलते हैं, छोटी बजरी बड़ी बजरी क्या होती है, तारकोल क्या होता है, उसमें से नाली कैसे रखी जाती है, उसके बीच में फुटपाथ का क्या सिस्टम होता है, रोड से कितने उस पर कितने टन का लोड किस सड़क पे जा सकता है, उससे ज़्यादा अगर लोड जाएगा तो क्या होगा, और ज़्यादा ट्रैफिक अगर जाएगी तो क्या होगा, कितनी नॉलेज है उस वज़ीर कम्युनिकेशन को, जिसको आपने वज़ीर कम्युनिकेशन बना दिया, या जिसको वज़ीर आपने कम्युनिकेशन के साथ जो हमारे ये दूसरे ये टेलीफोन और सेल फोन वाली कंपनियां और ये उसका वज़ीर बना दिया, तो उसको खुद को कितना पता है, तो उसको भी पता है जैज़ क्या होता है, जोंग क्या होता है, फलां क्या होता है, ये भी अगर नहीं पता उसको आपने वज़ीर बना दिया। तो इनको पहले ये चीज़ नॉलेज होनी चाहिए, ये हमारे पास कम है। वो अभी फ़िलहाल आगे काफ़ी सालों तक ये चीज़ नहीं हो सकती। आपके पास BA पास MNA आएंगे, डिग्री को छोड़ दें, असली है ये जैली है, डिग्री होती है। BA पास आपके पास वज़ीर आएंगे जो कि कानून में लिखा हुआ है कि कम अज़ कम वो BA पास हो। और ग्रेजुएट कहना ज़रा थोड़ा सा अच्छा अजीब लगता है ना, ग्रेजुएट बड़ी और चीज़ होती है, ग्रेजुएट थोड़ा सा अच्छा लफ्ज़ है, अच्छा लफ्ज़। तो ये BA पास जब आपके पास MNA आ जाएंगे और वो तो आ गया आपके पास, अब उन्हें कुछ पता नहीं है, तो इसके लिए लिहाजा आपको ऐसे टेक्नोक्रेट हर जगह पे डालने चाहिए और परमानेंट डालने चाहिए। और पहले आप उनकी भी तो देखें ना, लॉयलिटी देखें, उनकी डेडिकेशन को देखें, उनको समझें, उनकी ACR किस्म की चीज़ें वो आपके पास होनी चाहिए। डोजियर उनको होना चाहिए कि ये एक शख्स है जिसका नाम सानिया नश्तर है और ये शख्स जो है ऐसे 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 ये मुल्क और कौम के लिए अच्छा है। मैं तो अभी भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पैगाम देता हूँ, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पैगाम देता हूँ, सानिया नश्तर को दोबारा बुला लें, अपने साथ रख लें, मुल्क की खातर वो भी आएगी। और इस पे मैं सकता हूँ कप्तान साहब को भी कोई इतराज नहीं होना कि एक मुल्क की खातर अच्छा पर्सन आपको मिल जाता है कि आपकी सोच है। वो नहीं जी, वो तो PTI वाले उसमें आए थे। ये आपने बिल्कुल ठीक है। ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी आपने कहा BA पास इम्तिहान, इनकी क्या काबिलियत है? आपने तो मेयर CSS का एग्जाम रख दिया, अब ये जो बन के बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सारी इसके अंदर शामिल है। बात बुरी लगती है लेकिन बात तो यही है कि तालीमी काबिलियत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने इतनी अहम जिम्मेदारियां तो दी हैं। फरमाइए। देखें जी, ये जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है ना, इसको थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए। बेहतर ऐसे करना चाहिए कि जैसे आप CSS का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं और CSS का एग्ज़ाम पास करने के पास आपके पास जो अपनी एकेडमी है उसके अंदर आप ट्रेनिंग करते हैं, तो इनको साथ में मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर भी ट्रेनिंग करानी चाहिए। पहले ये होता था कि जो न्यूली प्रमोटेड ऑफिसर्स होते थे ग्रेड 17 के, उनको आर्मी की यूनिट में अटैच किया जाता था, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए। मगर जब वो जाते थे तो वो उनके सीखने की भी वो खुशी टाइम होता था कि हम आ गए हैं, महीना 2 महीने 1.5 महीने की जो अटैचमेंट हुई है उन्होंने, उससे वो चले जाते थे बिल्कुल ही वहाँ पे सीखने के लिए जहाँ पे वहाँ पे सीखे सिखाए लोग होते थे। तो इसी तरह वो तो चलो हो गया, मगर इनको अपनी इस तरह से एकेडमी के बाद भी आगे से चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। मैं तो सबसे पहले देख के मुझे तकलीफ़ होती है किसी ब्यूरोक्रेट के मैं ऑफिस में जाता हूँ, 17 तो नहीं 18, 19, 20 स्केल के, उनका तौलिया जो है ना उनकी कुर्सी पे पीछे पड़ा होता है। वो मुझे देख के एक अजीब लगता है। तो वो उनका तौलिया जो देख के तो मैं कहता हूँ यार इनको मैं कैसे सिखाऊं, मैं जो मैनर्स होते हैं चीज़ों के, तो वो इन चीज़ें छोटी छोटी चीज़ बहुत छोटी होती है। एक
चाय का कप कैसे प्रेजेंट करना है किसी मेहमान के सामने, ये कुर्बान है, आपने खुद तो चाय दे दी नहीं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है किसी को आपने खुद भी देनी है, कोई स्टेटस में वो होता है उम्र में बड़ा या उसमें रुतबे में बड़ा या कोई काम में बड़ा, तो उसको आप अभी ईदी साहब किसी ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में चले जाएं तो ब्यूरोक्रेट खुद उठ के 20वें स्केल का कहेगा ये ईदी साहब ये होना चाहिए। इस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए सबकी। तो वही ट्रेनिंग के साथ साथ जो काम की ट्रेनिंग है, काम में भी एक दूसरे को होता है कि अगर उसको सही तरह से सीखा जाए, सीखते हैं, ये मैं नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेट्स क्या कुछ नहीं है, उनको पता होता है, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब वक्त आता है ना इम्प्लीमेंटेशन का, वहाँ पे जाके गड़बड़ हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अनवर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही और मसाइल का हल यकीनन उस चीज़ के ऊपर भी बात हुई है बड़ी तफसील से कि यकीनन मसाइल की निशानदही की जाती है लेकिन मसाइल का हल क्या है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है। और साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब लाइन पे मौजूद थे, उनका भी बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो जाता है लेकिन मामला और मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर गुफ्तगू मज़ीद की जा सकती है और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब इजाज़त आपसे लेनी होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।